टिकट एग्ज़ाम। तो ये मैं सुबह अराउंड 9-6 बजे के अराउंड क्या कहते हैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने सोचा कि साइंस के कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो टॉपिक स्टार्ट किए जाएं। ठीक है। तो मैं जो कुछ टॉपिक्स ही आपको करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है। बाकी आपको मैंने बोला NCERT 9th 10th की पढ़ो, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है वो उसको पढ़ो। जितना कोशिश करूँगा, जितना मेरे से हो पाएगा कि मैं आपको जितना कंटेंट आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन। ठीक है। बाकी जो भी रूट सेंसर मेरे को दिखेगा इम्पोर्टेंट, तो उसकी इमेज शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो बाकी कोशिश करूँगा कि जो 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 इम्पोर्टेंट है साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, अच्छे अच्छे नोट्स बना के। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें मैं कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। और ये मैं क्या कहते हैं सीरीज़, एक जो एस्पिरेंट है, जो क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे बड़ा उसकी रिप्लाई करती है। ठीक है। तो नाम मेरे को अभी टेलीग्राम आईडी याद है, अदारिया के नाम पे है। ठीक है। तो ये मैम आपके लिए मैं इस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप उस ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो। और ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को कि कोई पढ़ने वाला इतना एक्टिव है, और एक्टिव होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली इस मैम का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है टेलीग्राम चैनल पे, इस ग्रुप के, इस चैनल के। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को क्या करना, आप इस वीडियो को कोशिश करना डाउनलोड करने की, डाउनलोड कर लेना। ठीक, डाउनलोड करके आप उसको वो 1 महीने तक आपके पास रहेगी। ठीक है। तो ये वीडियो को आप बार बार सुनना। ठीक है। क्योंकि इसमें सुनने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। आपको सुना होगा तो आप पेपर में अच्छे से इसका ठीक करेक्ट आंसर बता सकते हो। क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड बिल्कुल सेम होते हैं, वर्ड सेम लगते हैं। तो आपको 2-3-4 बार आप इस वीडियो को सुन लोगे ना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। कुछ कुछ इसकी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं जो भी हाईलाइट किया हुआ वही मैं आपको पढ़ाऊँगा, और वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वरना इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते रहे तो आप तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अल्टीट्यूड होता है, जो एयरक्राफ्ट में के लिए यूज़ होता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर अल्टीमीटर अल्टीट्यूड्स मेजर करने के लिए कौन से एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट के अल्टीट्यूड्स। ठीक है। तो उनको मेजर करने के लिए अल्टीमीटर। ठीक है। एयरक्राफ्ट से अल्टीमीटर इसकी आपको कुछ ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। इनको पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको ट्रिक बना कर दूँ। ठीक है। जो आपको याद हो जाए। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए एमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एमीटर। ठीक है। आपको किसी भी वे में आपको चीज़ें मेमोराइज करनी है, तो मेमोराइज आप 2-3 बार किसी चीज़ को पढ़ोगे, वो आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। ठीक है। तो तभी कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, उसको कम से कम 3 बार पढ़ लो। ठीक है। उसके बाद आप देखना कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप उसी चीज़, जब कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उसको 2-3 बार पढ़ा, उसको आप 2-3 बार पढ़ के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो उसके आंसर देगा। 90% आंसर जो होंगे वो सही होंगे। ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। रिवीजन, तभी कहते हैं रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है। तो अल्टीमीटर अल्टीमीटर किसके लिए यूज़ होता है? एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है। जो एयरक्राफ्ट की अल्टीट्यूड मेज़र करने के लिए। और एमीटर जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑडियोमीटर किसके लिए यूज़ होता है? साउंड की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए। ऑडियो से समझ आ रहा है कि साउंड के रिलेटेड ही है। ठीक है। ये तो सिंपल है, ये सिंपल कभी भी नहीं पूछता वो। ठीक है। एग्जामिनर कभी, बड़े रेयर चांस है वो सिंपल पूछेगा इन इंस्ट्रूमेंट्स में से, वरना वो टफ ही पूछता है। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट के अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए अल्टीमीटर। ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, ठीक है। उसके बाद साउंड वाला सिंपल था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी वो बहुत आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोग्राफ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोग्राफ, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग करनी हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तब बैरोग्राफ। और जो किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना हो तो बैरोमीटर, ठीक है। देखना कितना छोटा सा चीज़ है कि कंटिन्यूस अगर रीडिंग करनी हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तो बैरोग्राफ होता है। बैरो से इसकी आप समझ सकते हो, बैरोग्राफ, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना हो, क्योंकि दोनों दोनों वर्ड्स आपको देखने कि एग्ज़ाम में पूछा क्या गया है। अगर कंटिन्यूस रीडिंग पूछा गया तो बैरोग्राफ वाला ऑप्शन देना, अगर मेज़र पूछा गया तो बैरोमीटर वाला आंसर देना, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ कई बार ना हमें कुछ चीज़ आती है ना, हम आती हुई चीज़ को गलत क्यों कर देते हैं, हम बहुत जल्दी करते हैं। इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम अगर सपोज करो 120 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर है, ठीक है। उसमें अगर 70-80% भी आप अच्छे से करके आएँ करेक्टली, हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हम अगर जो आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो वो बहुत चुभते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। हाँ, रीडिंग हैबिट आप बनाओ। रीडिंग हैबिट, कोई भी चीज़ आप इंग्लिश में कोई भी एक जैसे डेली एक्सरसाइज हमारा न्यूज़पेपर है रीडिंग, ठीक है। तो उसकी ऑनलाइन क्या कहते हैं, ऑनलाइन ई पेपर मिल जाता है और वहाँ से आप रीडिंग करो, ठीक है। क्योंकि रीडिंग हैबिट आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर आपको पेपर जल्दी से पढ़ना है, ठीक है। तो साथ बीच बीच में आज मेरा बीच बीच में कुछ और ही बातें कर आ रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद हीट के रेडिएशन को मेज़र करने के लिए बोलोमीटर, हीट की रेडिएशन को मेज़र करने के लिए बोलोमीटर। और कैलोरीमीटर किसके लिए होता है, क्वांटिटी मेज़र करने के लिए। हीट के रेडिएशन को मेज़र करने के लिए बोलोमीटर, और क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा, कैलोरीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ है, हाँ, सी लॉन्गिट्यूड ऑफ ए वेसल, ठीक है। ये नहीं इतना पूछा था, एक मिनट, इसमें कुछ है और है, हाँ, कार्डियोग्राफ इसके लिए यूज़ होता है जो हार्ट की मूवमेंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कार्डियोग्राफ वाला, ठीक है। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद ये कम्यूटर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये क्या कहता है, जो डायरेक्शंस होती है इलेक्ट्रिक करंट की उसको रिवर्स करता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, ठीक है। तो मेज़र कौन करता है, एमीटर। और जो रिवर्स कौन करता है, कम्यूटर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए हुए, ठीक है। तो अभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े इतने ही रखते हैं। अभी अभी हम एसआई यूनिट्स और बाकी जो फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ मैं जल्दी कंप्लीट कर दूँगा, कोशिश करूँगा कि आप इसी वीक आपको कंप्लीट कर दूँ ये, ठीक है। 1-2 दिन में लेक्चर देकर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन जहाँ जितने भी आए हैं पेपर में वो आपके ठीक हो जाए, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, एक मिनट, ये नहीं है, हाँ ये आ गया ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा यूनिट बोलो, मैं डिस्कवरीज हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो आज मेरे को दिख नहीं रहा। उसके बाद न्यूटन नाम से पता है किसने दिया, न्यूटन ने। अब यहाँ से ईयर पूछा जाता है कई बार, क्योंकि न्यूटन लॉ ये थोड़ी पूछेगा किसने इन्वेंशन किया, वो तो न्यूटन नहीं करा। बट ईयर पूछा जाता है कि न्यूटन लॉ की इन्वेंशन कब हुई थी, तो 1687 में, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये किसने डिस्कवर करा था, ये कूलम ने, ठीक है। कूलम ने 1779 में। जो इम्पोर्टेंट है उसको ही मैंने हाईलाइट करा हुआ है ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। उसके बाद एटम किसने डिस्कवर करा, जॉन डाल्टन ने। कब करा, 1808 में, ठीक है।
एटम किसने डिस्कवर करा है? जॉन डल्टन ने। कब करा है? 1808 में, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये किसने करा है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्चिमेड। आर्चिमेड प्रिंसिपल नहीं पढ़ा होगा मैक्सिमम ने। 1827 में उसकी इन्वेंशन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये किसने डिस्कवर करा है? कूलम ने, ठीक है। कब करा है? 1779 में, ठीक है। एटम किसने डिस्कवर करा है? जॉन डल्टन ने। कौन से ईयर में? 1808 में, ठीक है। फ्लोटेशन वाला किसने डिस्कवर करा? लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्चिमेड ने। कब करा है? 1827 में, ठीक है। डायनामाइट किसने डिस्कवर करा है? अल्फ्रेड नोबल में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बड़ा बड़ा फेवरेट है क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने कब करा है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर यहाँ से डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। डायनामाइट डिस्कवर किसने करा? नोबल ने, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि जिसने डायनामाइट डिस्कवर करा बड़ा बहुत बड़ा नोबल बंदा था, ठीक है। ये इसका क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक बन गई, ठीक है। पीरियोडिक टेबल किसने करा? मेंडलीफ ने, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सरे किसने डिस्कवर करा? रोहिंगटन ने, ठीक है। रेडियोएक्टिव हेनरी बेक्यूरेल, इलेक्ट्रॉन जी थॉमसन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, सब भी जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसको अभी कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पढ़े थे? रेडियोएक्टिविटी ये इन्वेंशन ईयर नहीं, चलो नहीं पूछेगा, बट कई बार ये इसका ईयर भी पूछ लेते हैं। कहाँ गया? ईयर भी थोड़े थोड़े पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसके सिर्फ, ठीक है। पढ़ना ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है याद करना, बट आप उसकी डिस्कवरी जरूर याद करना, ठीक है। तो ईयर आ गया तो आपकी गंदी किस्मत है, ठीक है, वरना डिस्कवरी मैक्सिमम पूछी जाती है, क्योंकि ईयर याद करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ठीक है। जैसे डायनामाइट का 1867, उसके बाद प्रेडिक्टेबल का 1888 ट्रिपलेट, ठीक है। उसके बाद एक्सरे रोहिंगटन का 1895, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, सब नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897, ठीक है। उसके बाद रेडियम मैडम क्यूरी 1898, और उसके बाद क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक, ठीक है, 1900 में इसकी क्या कहते हैं उन्होंने डिस्कवरी करी, ठीक है। तो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ मोशन छोड़ो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कूलम, ठीक है। कौन सा ईयर था उसका? 1779, ठीक है। एटम किसने डिस्कवर करा? जॉन डल्टन ने। कौन सा ईयर था? 1808। लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने डिस्कवर करा? आर्चिमेड ने। ईयर कौन सा था? 1827। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भूल गया मेरे को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने डिस्कवर करा? माइकल फैराडे ने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब डिस्कवर करा? माइकल फैराडे ने करा 1831 में करा, ठीक है, 1831 में करा, ठीक है। उसके बाद डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल 1867, ठीक है। एक्सरे रोहिंगटन 1895, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरेल 1896। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद होंगी, ठीक है। 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगी, ठीक है। अगर हम अभी अभी ऐसे पूछूँ डायनामाइट का कौन सी ईयर में इन्वेंशन हुई, ठीक है, तो 1867, ठीक है। इसकी आप ऐसे याद रख सकते हो, डायनामाइट के बाद प्रेडिक्टेबल के बाद एक्सरे, ठीक है। तो ऐसे आपको ईयर इसकी सिक्वेंस में करोगे ना, तो आपके लिए चीज़ें याद करना इजी होगा। आपको सभी नहीं याद करने, मैं बोल रहा हूँ सभी नहीं याद करने, बट कुछ जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार उसकी डिस्कवरी पूछी जाती है, कई बार ईयर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। डायनामाइट मैंने ये पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरेल 1896, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897, रेडियम मैडम क्यूरी 1898, और क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक 1900, ठीक है। तो उसके बाद प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा? रदरफोर्ड ने। रमन इफेक्ट किसने करा? सी.वी. रमन ने। कब करा था? 1928 में। और इनको इस चीज़ के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं पता है मेरे को, पर मैं नहीं बता रहा,
ठीक है। तो उसके बाद न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा, जेम्स कैडविक ने 1932 में, ठीक है। उसके बाद लॉ न्यूक्लियर एनरिको फर्मी, ठीक है, 1942 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं डिस्कवरी है, इसको पहले पढ़ना, ठीक है। तो ये बड़े क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी बाकी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा बट एक थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ चीज़ें प्रोवाइड करने वाला और चीज़ें बनाने वाला, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको जितनी जल्दी कंटेंट मिल सके उतना अच्छा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।